नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। एक गांव का गरीब लड़का जो आईएएस बनने का सपना देखता है, उसके लिए योगी सरकार की अभ्युदय योजना एक वरदान जैसी लगती है। मुफ्त कोचिंग, एक्सपर्ट टीचर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। लेकिन क्या होगा अगर एक्सपर्ट टीचर्स खुद फर्जी निकले? हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में हुए उस घोटाले की, जहां कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती में 69 में से 48 लोग अपात्र पाए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, नियमों की धज्जियां और 2 साल तक मोटी सैलरी। ये सब कुछ एक आउटसोर्सिंग कंपनी और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ। इसकी जानकारी मिलते अब कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और करोड़ों की वसूली का फरमान सुना दिया है। इस पूरी स्टोरी या पूरी खबर की इनसाइड स्टोरी आपके सामने लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं योजना की। 2021 में लॉन्च हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक अनोखी पहल थी। इसका मकसद गरीब और मेधावी छात्रों को यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेई जैसे परीक्षाओं में फ्री कोचिंग देना था। राज्य भर में 18 मंडल और 75 जिलों में कोचिंग सेंटर चलते थे, जहां गेस्ट फैकल्टी और मेंटर्स छात्रों को गाइड करते थे। योजना का बजट करोड़ों में था और ये बीजेपी सरकार की सबका साथ सबका विकास की मिसाल मानी है। क्या आप जानते हैं कि इस योजना के कोर्स कोऑर्डिनेटर्स जो सेंटरों को मैनेज करते थे, उनकी सैलरी 60,000 रुपए महीना थी? और यहीं से शुरू होता है इस पूरे फर्जीवाड़े का खेल। 2023 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आउटसोर्सिंग के जरिए योग्यता साफ थी। कैंडिडेट को यूपीपीसीएस परीक्षा में मेंस परीक्षा पास होना चाहिए। समाज कल्याण विभाग ने जिम्मेदारी अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड नाम की लखनऊ बेस्ड कंपनी को यह काम सौंपा। कंपनी ने नियम तोड़े, फर्जी दस्तावेजों पर अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी कर दिए। जांच में खुलासा हुआ कि 69 कैंडिडेट में से सिर्फ 21 योग्य हैं। बाकी 48 ने पीसीएस मेंस परीक्षा पास होने के फर्जी सर्टिफिकेट विभाग को जमा किए, आउटसोर्सिंग कंपनी को जमा किए। ये लोग 2 साल से ये 60,000 रुपए की सैलरी ले रहे थे, यानी कुल जमा नुकसान 6.91 करोड़ रुपए का। जो लोग खुद पीसीएस परीक्षा मेंस नहीं पास कर सके, वे मेधावी छात्रों को सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करा पाते? जिन्होंने खुद फर्जीवाड़ा किया, वो दूसरों को न्याय संगत तरीके से परीक्षा पास करने का हुनर सिखाएंगे, इसकी उम्मीद कैसे कर सकते? ये कोशिश योजना की साख पर बट्टा है, बल्कि उन छात्रों की मेहनत के साथ भी खिलवाड़ है जो रात दिन पढ़ाई में जुटे हुए हैं। और अब सवाल इस बात का है कि सबसे बड़ा दोषी कौन? सिर्फ आउटसोर्सिंग कंपनी को दोषी ठहराना कितना जायज है? क्या समाज कल्याण विभाग की कोई गलती नहीं है? वही विभाग जो सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद करता है और जिसने आउटसोर्सिंग कंपनी को बिना चेक किए हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। कोई प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं किया गया, नहीं कोई मॉनिटरिंग की गई। सवाल यह भी उठता है कि क्या विभाग के अफसर घोड़े बेचकर सो गए थे या फिर जानबूझकर आंख मूंद ली गई थी? थोड़ी सी डिटेल अवनी परिधि कंपनी के कामकाज को लेकर। अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भर्ती का ठेका मिला, लेकिन उन्होंने क्या किया? फर्जी पीसीएस सर्टिफिकेट्स पर नौकरियां बांट दी। कंपनी के डायरेक्टर अज्ञात गुप्ता अब खुद को विसल ब्लोअर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ही गड़बड़ी को उजागर किया। अब उल्टे उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो निर्दोष हैं तो एफआईआर क्यों दर्ज हुई? जांच रिपोर्ट बताती है कि कंपनी ने दस्तावेजों की जांच नहीं की, बल्कि फर्जी कैंडिडेट्स को जानबूझकर इस परीक्षा में पास किया। अज्ञात गुप्ता इस मुद्दे पर सफाई देते हैं। ब्रेकिंग ट्यूब ने उनसे इस पूरे मामले पर बात भी की है, वो बात भी आप सुन लीजिए। हेलो, अज्ञात गुप्ता जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। मुकेश बोल रहा हूँ ब्रेकिंग ट्यूब से। कहाँ से भैया? ब्रेकिंग ट्यूब से बोल रहा हूँ मुकेश। हाँ हाँ हाँ, बताइए भैया। ये भर्ती प्रक्रिया को लेकर जो आउटसोर्सिंग में आरोप लग जी रहे हैं, जी, क्या है पूरा मामला और आपका क्या है पक्ष? हमारा पक्ष है भैया, हमको तो भर्ती करनी नहीं थी। जी एक कमेटी बनी थी 7 सदस्यीय, कमेटी को करना था। कमेटी ने अपना काम अगर किया होता सही से तो जरूर ये कोई समस्या नहीं आती। समस्या आई है तो भाई आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, लेकिन अगर कमेटी ने अपना काम किया होता तो ये कभी समस्या नहीं आती, पहली बात। जी दूसरी बात ये है कि अगर हम गलत थे जी तो हम आयोग को पत्र ही क्यों लिखते? ये बात है 22/12/2023 की, जब जी पहली लिस्ट जारी हुई है। जी और हमने 22/12/2023 को चिट्ठी लिख दी थी आयोग को कि भाई इनके प्रपत्रों में सत्यापन कराओ, जबकि हमारा काम नहीं था।
जी। हमने तो पहली चिट्ठी 22/12/23 को ही लिख दी थी, और उसके बाद हमने टोटल 7 पत्र लिखे हैं, जिसमें हमारे 7वें पत्र का जवाब आया है कि भाई हम प्राइवेट कंपनी से पत्राचार ही नहीं करते। आयोग ने लिख के दिया है हमको नहीं, सीधे मतलब डायरेक्टर समाज कल्याण को लिखा है, कॉपी हमको करी है। अच्छा। तो बताइए, मेरी गलती बता दीजिए, मैं इससे और क्या कर सकता हूँ। तीसरा, हर जिसकी अपॉइंटमेंट हुए, हर व्यक्ति ने शपथ पत्र दिया है कि मेरे सारे प्रपत्र सत्य हैं। हर अभ्यर्थी ने पत्र दिया है कि मेरे सारे प्रपत्र सत्य हैं, अगर गलत हो तो मेरे खिलाफ FIR करा दिया। 3 चीज। चौथी बात, मैं मान लेता हूं कि ये बातें अगर मेरी तरफ से गलत होती या ये, तो कमेटी की जिम्मेदारी कहाँ तक होनी चाहिए, आप खुद बता दें कि अगर मेरे को भर्ती प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व होता तो जरूर से, जब मैं भर्ती प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं तो कमेटी इन्वॉल्व है। और ये कोई लिखित मौखिक बात नहीं है, सारी लिखित बातें हैं। कमेटी का पत्र मेरे पास है, मेरे पत्र जो मैंने आयोग को लिखे मेरे पास है, आयोग से जो जवाब आया है वो मेरे पास है। आप चाहें तो उन जवाबों की पुष्टि कर सकते हैं आयोग से। जी। अभी जो आप पे आरोप लग रहा है उस पर आपका यही विचार है? हाँ, मेरे पे जो आरोप लग रहा है मेरा इसका यही विचार है। आगे के आपके स्टैंड क्या है? आगे स्टैंड साहब, हमको तो लेना नहीं, जो लेना है पुलिस को लेना है। हमारे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और हम जो है उस गंभीर धाराओं में मुकदमा चूंकि दर्ज हुआ है तो कानूनी रूप से जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन पता नहीं हमें कितनी सफलता मिलेगी उसमें, ये तो कोर्ट तय करेगा। हम तो कानूनी उपचार के अलावा कोई और उपचार हम पे है भी नहीं था, क्योंकि अब चूंकि गंभीर धाराओं का मुकदमा है तो बिना कोर्ट के तो कोई हमको किसी तरह का मदद मिलना नहीं है, और कोर्ट कितनी मदद करेगी इस प्रकरण में ये हमें पता नहीं है। समाज कल्याण विभाग की भूमिका पर सवाल उठते हैं। विभाग ने आउटसोर्सिंग कंपनी को बिना सख्त गाइडलाइंस के इस पूरे काम का ठेका सौंप दिया। कोई बैकग्राउंड चेक नहीं किया, कोई रैंडम ऑडिट नहीं की। 29 अक्टूबर 2025 को कंप्लेंट मिली, तब जाकर जांच शुरू हुई। और इससे पहले क्या कर रहा था विभाग? फिर वही बात, घोड़े बेच के सो रहा था। शायद कागजों पर सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा दिखाकर विभाग को चैन था। यह विभाग जो गरीबों के कल्याण का दावा करता था वो खुद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हालांकि पहली बार नहीं जब समाज कल्याण विभाग में भ्रष्टाचार, या शायद वो हिस्सेदार था इस भ्रष्टाचार का। असल समस्या यह रही कि आउटसोर्सिंग को सुविधा के तौर पर देखा गया, न कि जोखिम के तौर पर। जब भर्ती प्रक्रिया निजी कंपनियों के हाथ में जाती है तो पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निगरानी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, जो यहां बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ती। दस्तावेजों के सत्यापन की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग के बड़े बड़े अफसरों को सौंपी गई। बकायदा एक कमेटी भी बनाई गई थी। सवाल यह है कि फर्जी मार्कशीट, प्रमाण पत्र, गलत रोल नंबर शुरुआती सत्यापन में कैसे पकड़ में नहीं आए? या तो सत्यापन महज एक औपचारिकता बनकर रह गए, एक दूसरे के लोगों को समायोजित करने के चक्कर में आंख मूंद लिया गया। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार कई मामले में केवल कागज देखकर सत्यापन कर दिया गया, बिना संबंधित संस्थानों या यूपीपीएससी से क्रॉस चेक नहीं किया गया। ये लापरवाही नहीं थी तो क्या थी, बल्कि सिस्टम की एक गंभीर चूक भी दिखाई पड़ रही थी। यही वजह है कि अब विभाग साफ कर रहा है कि दस्तावेज सत्यापन में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका इस मामले में संदिग्ध है और इसकी प्रशासनिक जांच होनी चाहिए। साथ ही इस बात की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। अब विभाग ये बात तो कह रहा है और मंत्री जी भी ये बात कह रहे हैं, लेकिन आखिर ये कब होगा? तब जब पानी सर से ऊपर गुजर जाए। सरकारी बयानबाजी ये साफ दिखाती है कि कार्रवाई केवल आउटसोर्सिंग कंपनी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उन अधिकारियों और उन कर्मचारियों तक भी जाएगी जो इसके सत्यापन के लिए जिम्मेदार थे। पर जिस तरीके से अवनी परिधि कंपनी के जो मालिक हैं अज्ञात गुप्ता, वो बता रहे हैं, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में विभागीय कर्मचारियों को बार बार उन्होंने आगाह किया, लेकिन उन्होंने उनकी जो काम करने का जो तरीका था या उनका जो प्रोटोकॉल था उसको बार बार लिमिटेड रखा। इस नाते गलती हुई। अब असीम अरुण ये कहते हैं कि विभाग में नो मर्सी पॉलिसी लागू है, मतलब किसी को भ्रष्टाचार करने का अधिकार नहीं है, वो कार्रवाई करेंगे। 31 दिसंबर 2025 को गोमती नगर थाने में लखनऊ के FIR हुई, कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और ब्लैकलिस्ट में डालने का आदेश शासन को भी भेज दिया। अब इस मामले में छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के उप निदेशक आनंद सिंह की तरफ से FIR हुई। आनंद सिंह ने जो FIR
कराई है, उस एफआईआर के मुताबिक क्या चीज सामने आई है वो भी आपको बता देते हैं। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत कोर्स कोऑर्डिनेटर यानी आउटसोर्सिंग के तहत कोर्स कोऑर्डिनेटर्स के पद पर कई भर्तियों को लेकर के 29 अक्टूबर 2025 को शिकायत मिली थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि कई लोगों की नियुक्ति तय मानकों के अनुसार नहीं की गई है बल्कि उनके खिलाफ की गई है और इसी आधार पर ये एफआईआर दर्ज हुई। उनकी धाराओं में बहुत सारे ऐसे अभियुक्त हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन नामों को कहीं ना कहीं इसमें शामिल किया गया और उसके आधार पर ये कंप्लेन की गई। इस शिकायत को गंभीर मानते हुए शासन ने 7 नवंबर 2025 को आदेश जारी किया और उस आदेश के आधार पर डिप्टी डायरेक्टर को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई। जांच के दौरान उपलब्ध सभी दस्तावेज और साक्ष्यों की गहन जांच की गई। जांच में सामने आया कि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए चुनी गई सेवा प्रदाता कंपनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर अभ्यर्थियों के चयन में लापरवाही उन्होंने किया था और इसी आधार पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर जो है वो कराई गई। अब एक भूमिका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट और समाज कल्याण निदेशालय में मिली जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि 69 नियुक्त अभ्यर्थियों में से केवल 21 ही पीसीएस की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण किए थे, यानी जो अभ्यर्था थी, जो उनका एलिजिबिलिटी थी, वो केवल 21 लोगों के पास थी। बाकी 48 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए और जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि सेवा प्रदाता कंपनी ने शासनादेश दिनांक 18 अक्टूबर 2022 में तय की गई योग्यता के विपरीत जाकर उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी, यानी जो लोग सेलेक्ट किए गए थे कोऑर्डिनेटर्स, उनको नियुक्ति दी गई जिन्होंने पीसीएस की मुख्य परीक्षा पास ही नहीं की और इसके लिए बाकायदा फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए। मतलब दरअसल ये लगा कि पूरी कॉन्स्पिरेसी है, एक पूरी सोची समझी चाल है, साजिश है, जिसके तहत अपात्र लोगों को या अपने चहेते लोगों को नौकरी दी गई। जांच के आधार पर यह पाया गया कि अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी है। समाज कल्याण निदेशालय इस मामले की जांच कर रहा था और उसको ये सारा बैकग्राउंड जो है वो इस पूरे मामले में मिला और इसी क्रम में लखनऊ के गोमती नगर थाने में इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए, यानी इसमें क्या था, फ्रॉड था, कूट रचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियमों के खिलाफ जाकर के ये अपॉइंटमेंट करने का मामला था। लिहाजा कंपनी के निदेशक और संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करने की जो मांग थी वो इस पूरे मामले में की गई। अब जो मंत्री हैं असीम अरुण, वो भी इस बात में संकेत दे रहे थे कि भाई विभाग में जो कुछ भी गड़बड़ी होगी तो कार्रवाई की जाएगी। अब जो एफआईआर जो दर्ज हुई उसमें आवेदकों के खिलाफ की गई, हालांकि उनके नाम अज्ञात रखे गए, लेकिन जो कंपनी थी सेवा प्रदाता अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसका नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया। फिलहाल एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये दिलचस्प होगा। अब बीएनएस की जिन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है वो 318/4, 338, 336/3, 340/2 और 61/2। अब इस तरह की चीजें सामने जो है इस एफआईआर में सामने आती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक कई अयोग्य अभ्यर्थियों से 2.5 लाख रुपए लेकर कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर उनको तैनात किया गया। यह आरोप अगर जांच में सही साबित होता है तो यह साफ संकेत होगा कि घोटाला सिर्फ फर्जी दस्तावेजों का नहीं है बल्कि संगठित भ्रष्टाचार का यह मामला दिखाई पड़ता है। कोर्स कोऑर्डिनेटर का पद आकर्षक है, 1 साल की नियुक्ति, हर साल रिन्यूअल, 60,000 रुपए की अच्छी खासी तनख्वाह और ऐसे में बिना सख्त निगरानी के यह पद दलालों और भ्रष्ट तंत्र की कमाई का जरिया बन गया। ये इस पूरे मामले में, इस पूरी योजना में बहुत साफ तरीके से दिखाई पड़ता है। इस घोटाले का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा? उन छात्रों पर पड़ा जो अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत इस बात की उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार और उसका सरकारी तंत्र उनको आईएएस पीसीएस की परीक्षाओं में उस लेवल प्लेइंग फील्ड तक पहुंचाएगा जो दूसरे छात्रों को मिलती है। अब यहां प्रशासनिक भूमिका वो निभाते परीक्षाओं को पास करके, यहां तो उनके सामने चुनौती आ गई। अयोग्य, अनुभवहीन कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की तैनाती से कई जिलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पूरी तरीके से प्रभावित हुई। छात्रों ने अनौपचारिक तौर पर यह शिकायत भी की कि समय पर क्लास नहीं लगती, सही से गाइडेंस नहीं मिलता और तैयारी की दिशा बार बार भटकती रहती है। इसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों पर भी पड़ा। हालांकि इसका ठोस आकलन अभी करना बाकी है कि परिणामों पर इसका क्या असर पड़ा, लेकिन फर्जीवाड़ा तो था। और उन अभ्यर्थियों को अगर ये पता चला हो कि
जिन लोगों को उनका कोऑर्डिनेटर बनाया गया, उनके और उनके खुद के बीच में कोई अंतर ही नहीं है, तो उनके मोराल पे इसका क्या असर पड़ेगा। करीब 23,800 छात्र प्रदेश भर में अभ्युदय कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे हैं। ऐसे में यह मामला सिर्फ कुछ पदों की भर्ती का नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है। 16 फरवरी 2021 को शुरू हुई मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक कोचिंग देना था। IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसी परीक्षाओं के लिए योजना कई छात्रों के लिए उम्मीद की किरण थी और शुरुआती दौर में तो इस योजना का लाभ भी मिला। बहुत सारे छात्र बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में चुने भी गए। सरकार के मुताबिक बीते वर्ष में इस योजना से पढ़कर कई सारे छात्र सफल हुए, लेकिन समय समय पर शिक्षकों की गुणवत्ता, चयन प्रक्रिया और प्रबंधन से लेकर सवाल उठते हैं। कोर्स कोऑर्डिनेटर्स की भर्ती उन आशंकाओं को और मजबूत करती है कि योजना के संचालन में गंभीर रूप से अनियमितता बरती गई, यानी बड़े पैमाने पर खामियां मौजूद थी। सरकार का कहना है कि इस मामले में वो तेजी से कार्रवाई कर रही है। उसकी कार्रवाई भ्रष्टाचार के प्रति उसके जीरो टॉलरेंस की नीति का नमूना है, उदाहरण है। लेकिन ये भ्रष्टाचार किस बात का नमूना है भाई साहब? आउटसोर्सिंग के सिस्टम पर पहले से ही सवाल उठता रहा है। अब आउटसोर्सिंग कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट कर दीजिए, उसके खिलाफ FIR कर दीजिए, विभागीय अफसरों की विभागीय जांच कर दीजिए, पर वक्त कैसे लौट करके आएगा? अगर आपने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए होते तो समय रहते ही इस तरह के मामलों पर एक्शन हो सकता था, लेकिन सरकार या विभाग के लोगों ने प्रिवेंटिव एक्शंस नहीं लिया। उसका नतीजा रहा कि सरकार और खासतौर पर मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिस योजना को उन्होंने बहुत ताकत देने की कोशिश की, वो योजना कहीं ना कहीं इस तरह के चयन के नाते भ्रष्टाचार का शिकार हो गई और उसमें साथ दिया समाज कल्याण विभाग के अफसरों ने, उन कर्मचारियों ने, जिन्होंने न सिर्फ दलालों के माध्यम से पैसे वसूले, बल्कि उन अयोग्य लोगों को भी इस सिस्टम में तैनात करने की कोशिश की, जो कहीं से भी इन छात्रों को पढ़ाने के, उनको ट्रेन करने के, उनको गाइड करने के योग्य नहीं थे। फिलहाल ये मामला यूपी सरकार के लिए कठिन परीक्षा का सबब है, लेकिन यह भी दिखाने का मौका है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका दावा कितना मजबूत है। जिस तरह समाज कल्याण विभाग के मंत्री अब कह रहे हैं कि वो त्वरित और सख्त कदम उठाएंगे। मंत्री जी से भी ये सवाल है कि भाई इतनी देर से क्यों जागे? आप भी IPS ऑफिसर थे, सरकार ने आपको मंत्री बना दिया, आपको महत्वपूर्ण विभाग दे दिया, और आपको भी तब याद आई जब शिकायत हो गई। शिकायत के बाद 2 महीने बाद जांच रिपोर्ट आई, तब FIR की याद आई। अगर प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। आखिर युवा आप पर भरोसा करे तो क्यों करे? उनके भविष्य का सवाल था। उन्होंने अपना समय दांव पर लगाया था, और याद रखिएगा, समय से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है आपके लिए दांव पर लगाने के लिए। पर सरकार ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल के रखा था। यह केवल भर्ती घोटाला नहीं है, सिस्टम का खोखलापन है। अब इस पूरी कार्रवाई से सरकार की नीयत, विभाग की कोशिश और सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की छवि है, इसकी अग्नि परीक्षा है। छात्रों की परीक्षा का तो वक्त बीत चुका है। नमस्कार। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके सामने बार बार लेकर आते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।